अंतागढ़ जो विधानसभा है वो पिछले बार जो थी उसकी लीड थी 18 से 20 हज़ार के बीच थी, वो लीड कहीं 25 तक जा सकती है भाजपा के पक्ष में। तो हमर राज पार्टी एक तरह से कहा जा सकता है कि एक वोट काटने के लिए जो है पूरे लोकसभा के मैदान में खड़ी हुई। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, स्थानीय मुद्दों के लेकर किसी प्रकार से कोई भी नेता मुखर होकर बोलना नहीं चाहा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क छत्तीसगढ़ तक। आज हम कांकेर लोकसभा में मौजूद हैं। कांकेर लोकसभा की वोटिंग के बाद यहाँ की जनता का क्या कुछ मूड यहाँ के पत्रकारों ने देखा है, आज हम पत्रकारों से जानेंगे, क्योंकि पत्रकार लगातार जनता के बीच जाते रहते हैं, पूरे चुनाव की कवरेज उन्होंने की है। तो आज हम पत्रकारों से जानते हैं कि क्या लग रहा है वोटिंग के बाद, क्योंकि अब तकरीबन 20 दिन बचे हैं जब मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसके पहले हम पत्रकारों से जानेंगे कि उनका क्या आकलन है, इतने दिनों में क्या उन्होंने देखा, उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अभी मजबूत दिख रही है और कौन कमजोर पड़ गई, किसकी कहाँ कमी रह गई। आपने इस पूरे चुनाव की कवरेज की है, क्या कुछ आपको लग रहा है, जनता का मूड किस तरफ था, वोटिंग के बाद लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कौन कमजोर पड़ता दिख रहा है और कौन हावी नजर आ रहा है? देखिए, कांकेर लोकसभा में पूरे लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वोटिंग परसेंट जो बढ़ा है इसके पीछे किसी राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि पूरा जो योगदान है ये जिला प्रशासन का जो स्वीप प्रोग्राम चुनाव आयोग चलाती है उसकी वजह से, और जो 2-3 दिन उन्होंने नए प्रयोग किए कि जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर तक जाकर उनसे वोट डलवाए, डाक मतपत्र, युवाओं को जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए, स्कूलों में कॉलेज में जाकर जिन्होंने प्रोग्राम चलाया, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का किसी भी पार्टी के प्रति कोई झुकाव या तो उसको नुकसान हो रहा है, इससे कहीं योगदान नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जो माहौल रहा, हम लोग अंदर गांव तक भी गए, उसमें इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में मुद्दे पूरी तरह से जो स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय जो समस्याएँ थी, तो जैसे जो उद्योग है, रेल है, इस तरह की कोई बातें हो ही नहीं रही थी। पूरी तरह से चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर फोकस था और भाजपा ने इसको पूरी सुनियोजित तरीके से एक चलाया कैंपेन। मोदी की चेहरे पर मोदी की गारंटी जो उस वक्त चलता था। और कांग्रेस जो है पिछले जो चुनाव में जो 6,000-7,000 वोट से जो पीछे रह गई थी, तो उसकी भरपाई करने में कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आई। पिछले बार एक कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा वातावरण था, लेकिन इस बार शुरू से ही कांग्रेस जो है टिकट वितरण करने में, टिकट देने में प्रत्याशी को काफ़ी लेट की, तो उसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ी पीछे नजर आ रही है। आप भानु प्रतापपुर अंतागढ़ विधानसभा आपने कवर किया है इस चुनाव में, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ में किस तरह का माहौल आपने देखा है? भानु प्रतापपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है हमेशा, आज से नहीं, ये शुरू से ही वहाँ पर माना जाता है। और पिछले चुनाव 2019 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लगभग 14 से 15 की लीड मिली थी वहाँ पर कांग्रेस को, कांग्रेस प्रत्याशी को, और वो लीड अभी भी बरकरार रह सकती है, ये वहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस को वहाँ से लीड मिलेगी। लेकिन अंतागढ़ जो विधानसभा है वो पिछले बार जो थी उसकी लीड थी 18 से 20 हज़ार के बीच थी, वो लीड कहीं 25 तक जा सकती है भाजपा के पक्ष में। ये एक बड़ा वहाँ पर हो सकता है, भाजपा के लिए बेनिफिट दे सकता है। और क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के पास चेहरे नहीं थे काम करने के लिए, वहाँ के अनूपनाथ जो विधायक थे वो हटा दिए गए, वहाँ से पार्टी से हटा दिए गए। फिर एक मर्डर केस में जो बड़े जो दिग्गज थे वो भी नेता लोग वहाँ के वो भी हटे, तो झंडा उठा के काम करने के लिए वहाँ पर कार्यकर्ता, वरिष्ठ और दबंग कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं थे। इसका एक बड़ा असर भाजपा को फेवर दे रहा है, ये ऐसा हमको लग रहा है मेरे को। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी थी, उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी उतनी मेहनत नहीं कर पाए, ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है, तीसरा मोर्चा भी मैदान में था, हमर राज पार्टी मैदान में थी, क्या कुछ इतना वोट पा लेगी कि चुनाव में कुछ इफेक्ट डाल पाएगी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते वो वोट पा लेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैदान में थे, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन एक आदिवासी वोट बैंक है यहाँ बहुत बड़ा। तो हमर राज पार्टी एक तरह से कहा जा सकता है कि एक वोट काटने के लिए जो है पूरे लोकसभा के मैदान में खड़ी हुई थी। ना वो जीतने वाली है, ना वो हारने वाली है, ना बीच का स्थिति रहा है उनका, सिर्फ एक कुछ वोट प्रतिशत जो है वो काटने के लिए इस मैदान में थी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर लोकसभा चुनाव में बात करें, वोटिंग के कुछ दिन पहले ही एक बड़ी नक्सल घटना हुई, उसके बावजूद जो है पूरे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो है फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिल सकता है। पिछले बार बहुत कम अंतर से कांग्रेस हारी थी, लेकिन इस बार क्यों वो इतनी मेहनत नहीं कर पाए कि इस अंतर को कवर कर पाए, जिस तरह की बात वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये कवर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? देखिए, 2018 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस दरमियान कांग्रेस को ज़बरदस्त अकल्पनीय सीटें मिली थी। उसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से मोदी के पक्ष में वोट जाता है। इस बार भी वही स्थिति है, लेकिन एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर भाजपा की भी सरकार है प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव जो हो रहा है वो मोदी के मैजिक को देखते हुए, मोदी के चेहरे को देखते हुए हो रहा है। मुझे ये लगता है
कि यहाँ की भी जो स्थिति हो लगभग भाजपा के पक्ष में जाने वाली है। मोदी मैजिक चल जाएगा या फिर वीरेश ठाकुर कुछ चमत्कार दिखा देंगे, क्योंकि प्रदेश में एक ही सीट पर ज़्यादा चर्चा है, कांकेर सीट पर कांटे की टक्कर है और लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए टक्कर तो है, लेकिन अगर बात करें मोदी मैजिक की, तो मोदी जी की जो घोषणाएं हैं, जो वर्तमान बीजेपी सरकार कह रही है, उन घोषणाओं को पूरी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ पर टोटल इस लोकसभा चुनाव में गायब थे। स्थानीय मुद्दे कहीं भी सामने नहीं आ रहे थे, खाली राजनीतिकरण हो रहा था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। स्थानीय मुद्दों के लेकर किसी प्रकार से कोई भी नेता मुखर होकर बोलना नहीं चाहा। जो तमाम बड़े लीडर पहुंचे थे, उन्होंने भी नक्सलवाद को लेकर बात की, उन्होंने कुछ जो योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर बात की, लेकिन स्थानीय जो कई मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर किसी भी नेता ने मुखर होकर सामने नहीं रखा, जिसका एक बड़ा फायदा उनको मिल सकता था कि अगर वो स्थानीय मुद्दों को लेकर आते, क्योंकि ये एक लोकसभा का चुनाव है, खासतौर पे नक्सल बेल्ट है कांकेर में। तो नक्सलियों के जिस तरह देखे हमने किस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, बड़े मुठभेड़ हुए, उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो जागरूक नजर आए। जिस तरह हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रशासन ने मेहनत की, इसका फायदा मिला है और परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन अगर आने वाले समय में 4 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें किसका पक्ष मजबूत होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों ही पार्टी फिलहाल आमने सामने की टक्कर में है। जीत किसकी होगी वो 4 जून को पता चलेगा। स्थानीय मुद्दे हमेशा गायब रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 25 सालों से बीजेपी जीतते आ रही है। क्या ऐसा कारण है कि बीजेपी इतना हावी हो जाती है? पिछले बार काफी टक्कर थी, लेकिन इस बार फिर ऐसी बातें आ रही है कि कांग्रेस कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है? चलने वाली बात तो एकदम अगर अपन देखेंगे तो अगर दोनों पक्षों की बात की जाए तो बीजेपी में भी बहुत विरोध रहा है, क्योंकि जो स्थानीय सांसद थे उनका टिकट काट के नए चेहरे को दिया गया है और काफ़ी कम समय मिला था। लेकिन जो पुराने अगर हम बात करें वीरेश ठाकुर की, तो वीरेश ठाकुर लगभग 10 सालों पर हारने के बाद भी लगातार इस क्षेत्र में बने रहे हैं और लोगों के काफ़ी करीब रहे हैं। तो ये नहीं बोला जा सकता कि बीजेपी का जीत सकती है या कांग्रेस हार जाएगी। ये तो नतीजा आने के बाद ही समझ में आ सकता है कि 4 जून में जो नतीजा आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। हालांकि स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो ना कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया है ना बीजेपी ने ध्यान दिया है। सिर्फ लोग चेहरों को लेकर लड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी के चेहरे को देखकर भोज राजनाथ भी मतदान करने की अपील कर रहे थे। पर स्थानीय मुद्दे जो कि दिक्कत है लोगों की, नक्सल बेल्ट है, काफ़ी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसको लेकर किसी ने कोई बात नहीं की है। लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन जनता का मूड क्या है और क्या नहीं है ये 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा। बालोद क्षेत्र ऐसा माना जाता है जहां से जीत हार का फैसला होता है। पिछले बार भी ऐसा कहा गया कि नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई, उसके बाद पासा पलट गया और वीरेश ठाकुर जो हावी लग रहे थे वो 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे। बालोद क्षेत्र आपको क्या लग रहा है, इस बार भी वही क्षेत्र समीकरण बनाएगा या फिर इस क्षेत्र की जो मतदाता है उनकी भी कोई खास भूमिका नजर आ रही है? बालोद से देखिए जैसी स्थिति पिछले बार थी कमोबेश वैसी ही रहेगी। तो ओवरऑल जो आकलन है जो 8 विधानसभा का, 8 विधानसभा में 5 विधानसभाओं में कांग्रेस लीड कर रही थी, कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन जो अभी लोकसभा की जो वोटिंग हुई है उसमें ट्रेंड बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है। लोकसभा का जो ट्रेंड आ रहा है, जो हम लोगों की जो अनुमान है, जो हम लोगों ने फील्ड पे जाके हम लोगों ने जो काम किया है उसके अनुसार 5 क्षेत्रों में जो है कांग्रेस पिछड़ रही है। और उसमें जो जहाँ जहाँ कांग्रेस पिछड़ रही है वो क्षेत्र है आपके केशकाल, आपका कांकेर विधानसभा, अंतागढ़ विधानसभा, बालोद और गुंडरदेही। ये 5 विधानसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर और पीछे नज़र आ रही है। केवल भानु प्रतापपुर, नगरी सिहावा और डोंडी लोहारा जो है 3 विधानसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बता रहे हैं कि पिछले बार जैसी कांग्रेस स्थिति इस बार। तो ये था कांकेर के पत्रकारों का आकलन। कुछ पत्रकारों का ये कहना है कि कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ पत्रकारों का ये भी मानना है कि वीरेश ठाकुर की जो खुद की मेहनत थी 10 सालों की, वो कुछ इफेक्ट इसमें कर सकता है। हालांकि स्थानीय मुद्दे गायब रहे इस चुनाव से भी, ये भी पत्रकारों का मानना है। अब इंतजार है 4 जून का, जिसके पास ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हमारा पत्रकारों का आकलन कितना सही बैठता है। गौरव श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ तक, कांकेर।